हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, सो लास्ट क्लास तक जहाँ तक पढ़ा था उसमें किसी को प्रॉब्लम कोई? कॉम्प्लीमेंटेशन तक पढ़ा था ना लास्ट क्लास में हमने? जहाँ तक किसी को दिक्कत थी? अच्छा हाँ, ये पोस्ट मेंडेलियन डेविएशन का था ना? तो मैंने वो देखा था। ये 9:3:4 रेशो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस की भी होती है आपकी, और सप्लीमेंट्री जीन्स की भी होती है। जो मैं आपको कह रहा था सप्लीमेंट्री जीन, वो एक्चुअली वो गलत मैंने बताया था, वो कोलैबोरेटिव जीन्स होते हैं। तो कोलैबोरेटिव सप्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं उन्हें, या तो उन्हें कोलैबोरेटिव जीन्स कहते हैं। तो ये था 9:3:4 रेशो आपकी रिसेसिव एपिस्टेसिस की भी होती है और सप्लीमेंट्री जीन्स की भी होती है। वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें जहाँ पे मेंशन होगा ना कि एग्जांपल वगैरह, वो मैं आपको दे दूंगा। और लास्ट टॉपिक में से किसी को कोई डाउट? सर एक जेएनयू लाइफ साइंसेस का क्वेश्चन था एपिस्टासिस का। वो मैं क्लास हाँ, के बाद व्हाट्सएप कर दूंगी या तो ठीक वो है मैं ठीक भी देखी बाकी से कोई डाउट। है, ओके। और कोई, किसी को डाउट? मेंडल लॉ तो ये तो इसी का बाकी फिर चलो, नहीं है तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तक जो पढ़ा था हमने मेंडल्स जेनेटिक्स पढ़ा था, उसके थोड़े बहुत डेविएशन पढ़े। अब अगला टॉपिक आता है इसमें, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ये जो लिंकेज जो फिनोमेना दिया था, ये आपका दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, तो कोई बताएगा लिंकेज क्या होती है? हेलो, माइक ऑन करके बोल दो यार। जो भी बताया, कोई नहीं, गलत बोलोगे सही बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिसिपेट करो यार क्लास में। का लिंकेज कहते हैं जिसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोजनी में मैक्स टू मैक्स अपीयर होते हैं। बहुत ही लेस परसेंटेज में प्रोजनी में नॉन पेरेंटल कैरेक्टर के अपीयरेंस होते हैं ड्यू टू हाँ ड्यू टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स में भी कह सकते हैं। इसकी वजह से हाँ, लिंकेज जो है। ये रीजन हो, सर हाँ। जब दो जीन्स एक साथ इनहेरिटेंट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हाँ, और वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, वो एक साथ ही लिंक्ड होते हैं बिकॉज ऑफ नहीं, डिस्टेंस कम कभी भी होता है तो। सेपरेट नहीं कहेंगे हम लिंकेज में, नॉट कभी भी। ऑलवेज। हाँ, उसमें ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर होती है लिंकेज में। ओके सर। ठीक है, तो लिंकेज में ये आप जो कह रहे हो ना कि कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ये आपका इनकम्प्लीट, ये होता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मतलब कि आपके सारे जीन वैसे के वैसे ट्रांसफर होंगे, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा आपका। ठीक है, और इनकम्प्लीट लिंकेज में होता है जिसमें आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज आपकी 50% से लेस होती है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होती है। अच्छा, एक सेकेंड रुकना जरा, एक सेकेंड। हाँ, सो एक टर्म होता है लिंकेज, और उसका जस्ट ऑपोजिट टर्म होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। सो अगर लिंकेज में हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट सेम पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो क्रॉसिंग ओवर में कहते हैं हम जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं आपके, रिकॉम्बिनेशन होती है। सो रिकॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब आपका प्रोफेज में जब आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आपके क्रोमोसोमल एंड्स पे, साइनेप्सिस पे, वहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर होती है, सो दैट आपका रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। सो these linkage and crossing over are reversible, reciprocal to each other. So इसमें complete linkage में आपकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, इनकम्प्लीट लिंकेज में आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी, लेकिन इट वुड बी लेस एज कम्पेयर टू द पेरेंटल कॉम्बिनेशन दैट यू विल गेट। सो ये इसके आपके एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, मॉर्गन ने करे थे। 3 एक्सपेरिमेंट्स करे थे, वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल्स में आपको। तो लिंकेज
ये आपका डिपेंड करता है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बोथ डिपेंड्स कि आपका डिस्टेंस क्या है दो जीन्स के बीच में. इफ द जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर देन आपके जीन्स आर टेंड टू बी लिंक टुगेदर एंड दे वुड बी डायरेक्टली इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग as such, and no recombination would occur from mostly. ठीक है. सो एक टर्म होती है आपकी और जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस. ठीक है. इंटरफेरेंस को बताएगा क्या होती है? टर्म सुनिए किसी ने? यस सर, सुनिए. क्या होती है? सो एग्जैक्टली तो डेफिनेशन याद नहीं है, बट क्रॉसिंग ओवर की मतलब और उस जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके होते हैं, उसके बाद जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस आता है, उससे हम इंटरफेरेंस निकालते हैं. तो उसके बाद मतलब और क्रॉसिंग ओवर इवेंट्स नहीं हो सकते, मतलब वो जो वैल्यू आती है हमारे पास उसके बाद. ये आपने फॉर्मूले के थ्रू बताया मेरे को इंटरफेरेंस क्या होता है, हाँ हाँ. लेकिन वैसे क्या होता है? देखो, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस होता है वो आपका क्रॉसओवर बताता है ना. हाँ तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान लो आपका एक क्रॉसओवर हो रहा है, एक साइड एक जगह पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो वो आपका जो पहला क्रॉसओवर है वो नियर बाय एरिया में आपका दूसरा क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देगा. दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस. क्रॉसओवर की जो आपकी साइट है उसके पास में आपका दूसरा क्रॉसओवर नहीं होने देगा. दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस. कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस होता है, इसको आप डायरेक्टली रेशो कह सकते हो कि जितनी आपको ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जितनी आपको ऑब्जर्व मिली और जितनी आपको एक्सपेक्टेड थी, उसका रेशो, दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस. सो जो आपका जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड में जो डिफरेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस. बिकॉज जो अगर दो क्रॉसिंग ओवर साइट आपकी पास पास होंगी तो एक क्रॉसओवर आपके दूसरे क्रॉसओवर को नहीं होने देगा. सो दिस इज बेसिकली इंटरफेरेंस है कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस के बीच में रिलेशन. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर भी आपकी दो तरीके की हो सकती है. जैसे आप टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की बात करें, होती है सिंगल सर क्रॉसिंग एक ओवर. बार को सर हाँ एक बार कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस पता बता दीजिए. हाँ, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है? दिस इज अ रेशियो वैल्यू दैट इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स बाय द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स. जितनी हमें एक्सपेक्टेड थी वो हमारा डिनोमिनेटर होगा और जो हमारी ऑब्जर्व्ड है दैट इज इन द न्यूमरेटर. सो ये रेशो जो आती है, दिस इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस. इससे आप इंटरफेरेंस बता सकते हो कि कितना ज़्यादा आपकी जो क्रॉसिंग ओवर साइड्स हैं वो कितनी पास पास प्रेजेंट है. सो दिस इज बेसिकली आपका इंटर रिलेट करता है कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस. दीज आर इंटर रिलेटेड टर्म्स. ठीक है. आपकी अब फिर होती है दो तरीके की क्रॉसिंग होती थी. सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है, डबल क्रॉसिंग ओवर होती है. डबल क्रॉसिंग ओवर में जब आपका व्हेन द क्रॉसिंग ओवर इज बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो आपकी डबल रेसिप्रोकल को होती है क्रॉसिंग ओवर. मतलब आपके दो क्रॉसिंग ओवर, अब मैं आपको ऐसे समझाऊं ज़्यादा, मैं आपको हॉलीडे जंक्शन होता है जब आप आगे जाके पढ़ोगे. हॉलीडे जंक्शन होता है रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे. सो इसमें अगर आपके डबल अगर हॉलीडे जंक्शन बन रहे हैं, सो दैट इज डबल क्रॉसिंग ओवर. अगर एक बन रहा है तो दैट इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर. हॉलीडे जंक्शन में ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, वरना फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये टॉपिक. सो क्रॉसिंग ओवर, मान लो कि अगर आपके सिर्फ दो जीन्स इन्वॉल्व है, अगर मान लो कि ए और बी है, ए बी सी आपका है, अगर उस पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ए बी जीन इन्वॉल्व है, सो दिस इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर. अगर आपके तीन जीन्स इन्वॉल्व है दैट इज डबल क्रॉसिंग ओवर. अगर ए बी सी तीनों इन्वॉल्व है तो आपके इसमें रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल क्रॉसिंग ओवर. जो डबल क्रॉसिंग ओवर में वो ज़्यादा होंगी टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है. और ये होता है कि चाहे जितने भी दूर आपके जीन्स प्रेजेंट हो, आपकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है दैट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50%. ठीक है. अब ये होता है क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा होगी
तो दैट मीन्स कि आपका वेरिएशन बहुत आएंगे। लेकिन जो हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज आर इनहेरिटेड। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे रिकॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे हमारे, तो दैट वुड हमारी जो प्रोजेनी होगी वो सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हैं दैट आर सिलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। ठीक है। अब लिंकेज ग्रुप होता है। अब लिंकेज ग्रुप का सिंपल सा है, दिस इज नोन एज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। सो हैप्लॉइड में आपका 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो लिंकेज ग्रुप ऑफ ह्यूमंस इज नोन एज 23। ठीक है। सिंपल टर्म क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको बता दिया है। रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर इज सिंपली जस्ट द यूज्ड फॉर सिनोनिम्स हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन आपके। अब एक होती है आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है कि आपके नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो आपके हैं, बने आए हैं, आपको मिले हैं प्रोजिनी में, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनीज, ठीक है, इनटू 100। दिस इज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। लिंकेज, फिर एक टर्म आती है आपकी लिंकेज मैप। सो लिंकेज मैप आपका, लिंकेज मैप कह लो या क्रॉसिंग मैप्स कह लो या फिर रिकॉम्बिनेशन मैप्स कह लो, इसमें क्या करते हैं हम, मैपिंग होती है कि कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे प्रेजेंट है। सो ये जो आपकी मैपिंग होती है, दिस इज डन इन द यूनिट्स, मैप यूनिट्स। ठीक है, सेंटी मॉर्गन, बिकॉज मॉर्गन और फर्स्ट क्रोमोसोम जो आपका मैप दिया था दैट वाज गिवन बाय स्टुर्टीवेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैप दिया था स्टुर्टीवेंट ने। इसका बहुत बेसिक होगा, आपको ऐसे बोल देंगे ए जीन और बी जीन के बीच में डिस्टेंस इतना है, बी जीन और ए जीन के बीच में डिस्टेंस इतना है, इसको आपको मैपिंग करनी कौन सा जीन की लोकेशन क्या होगी। सो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। सिंपल आपको ऐसे, मतलब जैसे आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होते हैं ना कि ए से लेके बी का डिस्टेंस इतना है, बी से लेके सी का डिस्टेंस इतना है, तो बताओ बी सी के बीच में, ए और सी के बीच में पड़ेगा या फिर कहाँ पे होगी उसकी लोकेशन। तो इतना सही है। इसके रिकॉम्बिनेशन मैप्स और ये आपका जो लिंकेज मैप्स हैं, इनके बारे में आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इतना बहुत है इसके लिए। ठीक है, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। सो लिंकेज जो है आपका, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो लिंकेज के लिए अगर एक चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपके रिकॉम्बिनेशन के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस की बात करें, जैसे जैसे आपका दो जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लिंकेज कम होती जाएगी एंड क्रॉसिंग ओवर विल इंक्रीज। बिकॉज लिंकेज के लिए होता है कि जितने आपके जीन्स क्लोजली पैक्ड होंगे, more are the chances they are inherited together in the offspring. अब सेकेंड होता है एज। विद द पीरियड ऑफ एज बढ़ते साथ साथ क्रॉसिंग ओवर आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर म्यूटेशंस होती हैं वो आपकी एडल्ट एज में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द यूथ। डिजीज वगैरह के चांसेस आपके इन द एल्डरली एज आपके बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू यंग एज। फिर आता है टेम्परेचर। इंक्रीज इन द टेम्परेचर आपकी क्रॉसिंग ओवर बढ़ाएगा और आपकी जो लिंकेज है उसको कम करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो आपके जो क्रोमोसोम है उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। स्टेबिलिटी आपकी थोड़ी कम होगी, दैट वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स एंड डिक्रीज द लिंकेज। फिर आपका आता है एक्सपोजर टू रेज। एक्सपोजर टू रेज में आपके जो यूवी रेडिएशन है जो भी हैं, उससे आपकी क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी, रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज बढ़ जाएगी। देखो आप ऐसे देखो, रिकॉम्बिनेंट्स आपके बढ़ रहे हैं तो आप ऐसा मान लो म्यूटेशंस आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आपकी, उतने आपके म्यूटेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मतलब जो भी आपने म्यूटेशंस में पढ़े थे ना, म्यूटाजेंस जो भी होते हैं, दैट विल इंक्रीज द क्रोमो आपके क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी। लिंकेज आपकी कम होगी, क्योंकि पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं
जो पेरेंटल लिंकेज ग्रुप है आपका, वो अगर ट्रांसफर होता है सो ऑफस्प्रिंग के लिए बेटर है, क्योंकि दैट इज सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर म्यूटेशन मान लो कि डेलिटीरियस म्यूटेशंस होती हैं तो ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका एक हेक्टोक्रोमैटिन होता है। हेक्टोक्रोमैटिन आपका होता है जो नॉन कोडिंग रीजन होता है ना, जो आपका डार्क बैंड्स, जब आप उसको माइक्रोस्कोप में व्यू करते हो तो आपका जो डार्क बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं, सो दैट इज द हेक्टोक्रोमैटिन रीजन, दैट इज द डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन, जो आपका कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। सो हेक्टोक्रोमैटिन अगर ज़्यादा होगा तो आपका क्रॉसिंग ओवर की रेशियो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर डेंसली पैक्ड है तो उसका क्रॉसिंग ओवर में दिक्कत होगी, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर में भी हमारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपके आर यू वी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आर यू वी ए हो गया, आर यू वी बी हो गया, रेक ए प्रोटीन होते हैं। सो अगर वो प्रोटीन्स को आने की जगह नहीं मिलेगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हमारे कम होंगे जब हमारा हेक्टोक्रोमैटिन रीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी क्रॉसिंग ओवर होती है हमारी, वो हमारी यूक्रोमैटिन रीजन में होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? सर एज का आपने क्या बताया था कि एज के साथ क्या होता है? जब एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, हमारी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। वो इसलिए क्योंकि जब एज ज्यादा होती है, देखा ना, डिजीज के चांसेस हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें एज, जो म्यूटेशंस होती है वो ज़्यादा फास्ट होती हैं, क्योंकि कैंसर देखा होगा आपने, ज़्यादा चांसेस किस एज में रहते हैं, जब आपकी एज हो जाती है कैंसर की, आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है कैंसर होने की आपको, क्योंकि जीनोम की जो स्टेबिलिटी होती है दैट डिक्रीजेज विद एज। तो अगर जीनोम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। ओके सर। ठीक है, अब एक जैसे क्वेश्चन था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्या पढ़ाया था मैंने, बताया था आपको एक टॉपिक जब मेंडल लॉ बता रहा था। क्या होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स? लॉ ऑफ प्योरिटी गैमीट्स होता है आपका, जो आपका Gametes show no, gamete doesn't show any type of blending. नहीं, ब्लेंडिंग तो होती नहीं ना, मेंडल के टाइम पे था ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का। सेग्रीगेशन सर। हाँ, सेग्रीगेशन। सो जो हमारा होता है कि उसमें हम बात करते हैं कि लिंकेज नहीं होती। ठीक है, जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होती है उसमें होता है कि क्रॉसिंग ओवर में कोई दो जीन्स साथ में लिंक्ड नहीं होते, सो दैट वो आपका प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में होता है। सो इसका एक्सेप्शन क्या होगा? लिंकेज होगा। ठीक है, फिर अदर तीन ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? सिंटेनी, पाराम्यूटेशन, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में आपके जीन इंटरेक्शन होंगे, पैराम्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन है। सिंटेनी आपका शायद उसमें जब पढ़ते हैं सेल डिवीजन में पढ़ते हैं उसमें आता है ये टर्म आपका सिंटेनी। ओके। ये मेरे को एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन याद नहीं सिंटेनी की क्या थी। ये देखना पड़ेगा मेरे को सिंटेनी का क्या होता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये लिंकेज और आपका क्रॉसिंग ओवर वाला हो गया खत्म। तो अब आप पूछ रहे थे ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये वाले जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं जो आपके कॉमन है। सो फर्स्ट आपका डाउन सिंड्रोम है, जिसमें आपका एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सो ट्राइसोमी होती है। अच्छा हाँ, म्यूटेशंस के टाइम में मैंने आपको पॉलीप्लॉइडी नहीं बताई थी। सो पॉलीप्लॉइडी आप एक बार देख लेना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, अगर एक क्रोमोसोम एब्सेंट है तो उसको हम मोनोप्लॉइडी कहते हैं। सो वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार देख लेना। जब एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो दैट इज लीड्स टू डाउन सिंड्रोम। ठीक है, फिर आपका आता है सिकल सेल एनीमिया। जब आप जो आपका HB प्रोटीन होता है उसमें जब आपकी म्यूटेशन होती है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर
कि मतलब अगर ये आपके ऑटोजोम्स में होता है इसका म्यूटेशन जो भी है, और रिसेसिव मतलब कि अगर आपका एक अगर सही से अगर एक आपका सही एचबी प्रोटीन है और एक आपका म्यूटेटेड एचबी प्रोटीन है, तो दैट विल नॉट कॉज सिकल सेल एनीमिया बट इट वुड बी वर्किंग एज एन कैरियर। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर आपका इसमें आता है थैलेसीमिया आ जाता है। थैलेसीमिया में भी आपके 2-3 तरीके के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। सिंपल आप याद रख लो, अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं तो उसमें अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होते हैं उसकी आपकी एक्यूमुलेशन हो रही है। अगर बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, अल्फा ग्लोबुलिन्स नहीं, अल्फा ग्लोबुलिन्स। बीटा थैलेसीमिया की बात करें उसमें बीटा ग्लोबिन्स की एक्यूमुलेशन होगी। गामा थैलेसीमिया की बात करें उसमें गामा ग्लोबिन्स की एक्यूमुलेशन होगी। एंड दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, बाकी फिर आपका आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। ये आपका अगर एक जीन प्रेजेंट होता होगा, क्रोमोसोम 7 पे प्रेजेंट होता है, जो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस में इन्वॉल्व होता है। उसमें म्यूटेशन होगी, डबल म्यूटेशन होगी, सो दैट विल रिप्रेजेंट, अगर डबल म्यूटेशन होगी तो आप मतलब एक क्रोमोसोम पे म्यूटेशन है, दूसरे म्यूटेशन है, देन ओनली सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा आपका। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, जिसमें आपका एक आपका पीएएच जीन होता है, उसमें म्यूटेशन होती है। तो क्या होता है, आपका फिनाइल एलेनिन की एक्यूमुलेशन होने लगती है। अब जो पीएएच जीन है वो क्या करता है, दैट इनकोड्स फॉर अ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जो आपका ये एंजाइम है, पीएएच एंजाइम है, ये आपका क्या करता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया को मेटाबोलाइज करता है। अगर आपके सिस्टम में फिनाइल कीटोन्यूरिया बढ़ेगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया की एक्यूमुलेशन होगी, सो इट एक्ट्स एज अ टॉक्सिन। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में है, इफ इट रीचेस टू द ब्रेन देन इट कॉजेज ब्रेन डैमेज। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फिर आपका आता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपका एक है आपका हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया में आपको होता है जो क्लॉटिंग में दिक्कत होती है ना, ब्लड की क्लॉटिंग में। हीमोफीलिया भी आपके 2 तरीके के होते हैं, ए होता है, बी होता है। अब हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, अब जो आपके सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर मोर कॉमन इन मेल्स। ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो आपका एक तरीके से रिसेसिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उस पर तो वो जीन प्रेजेंट है ही नहीं, बिकॉज तो आपका वो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं रहा। अगर आपका मान लो कि पेरेंट्स से एक एक्स आता है जो कि हीमोफीलिया के लिए पॉजिटिव है, सो दैट विल रिप्रेजेंट, मतलब मान लो कि अगर पेरेंट्स से अगर सही वाला हीमोफीलिया आ रहा है का वो क्रोमोसोम आ रहा है तो ठीक है, डिजीज नहीं होगी। अगर गलत वाला आ रहा है तो एक्सप्रेस होगा ही होगा, बिकॉज वाई वाला जो है हमारा क्रोमोसोम दैट इज एक्ट्स एज अ रिसेसिव। ठीक है, और जो आपके फीमेल्स में होता है, इट कैन, अगर फिर आपके दोनों पेरेंट्स पे फर्क पड़ता है कि अगर दोनों से अगर आपका एक्स पे अगर वो वाला म्यूटेटेड वाला जीन है, सो तो आपका एक्सप्रेस होगा, वरना आपका कैरियर होगा या तो नॉर्मल होगा। फिर आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा एक। कलर ब्लाइंडनेस में आप सिंपल है, आपका कलर को डिफरेंशिएट करना, मतलब कि कुछ शेड्स ऑफ कलर में आपको डिफरेंशिएट नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक डिसऑर्डर, बट दिस इज मोर कॉमन इन मेल्स। ठीक है, ये आपके मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, कलर ब्लाइंडनेस। दिस इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड है, पर पता थोड़ा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है एक ट्रेट। आप कलर ब्लाइंडनेस की बात करोगे ना, थोड़ा आपके अगर मेल में होगा तो ज़्यादा होगा। फिर आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है, जिसमें आपका क्रोमोसोम का हो जाता है 44+XXY। ठीक है, ये मेल्स में होता है। टर्नर सिंड्रोम हो गया, दिस इज 44+XO। ठीक है, ये तो अपने लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यही होता है। यस। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, जनरली क्या करेंगे, पेडिग्री के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका पेरेंट्स में ऐसा था तो फिर क्या डिजीज होगी, प्रोजेनी में क्या कितने रेशो में आपके डिजीज होगी। सो ये है। अच्छा हाँ, एक आपको हीमोफीलिया में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में अगर आपका जो अगर अगर आपकी हीमोफीलिक फीमेल है तो दैट डाइज इन अ यंग स्टेज। सो
ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो अगर यंग स्टेज में डाल जाएगा तो क्वेश्चन में आपको थोड़ा इंटरप्रेट करके वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। बाकियों को आगे? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो जैसे ये दिया हुआ है, अच्छा ये बताओ, ये मैंने बताया नहीं, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपको। जीन्स लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम आर नोन एज म्यूटेंट जीन्स, सेक्स लिंक्ड जीन्स, ऑटोसोमल जीन्स और होलैंडिक जीन्स। होलैंड्रिंग जीन्स। हाँ, और कोई बताओ क्या होगा? नो आइडिया सर। आपके होलैंड्रिक जीन्स होते हैं। इसका मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ होलैंड्रिक जीन्स का। जैसे एक होता है टीडीएफ होता है, ठीक है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। सो ये आपके मेल्स में वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द ओवरीज इनटू द टेस्टिस, ठीक है, इन द फीटस स्टेज। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आपके मेल जेनेटिलिया को डिफाइन करेगा कि अगर वाई क्रोमोसोम आएगा तो उस पर टीडीएफ होता है, सो दैट कन्वर्ट्स द ओवरीज टू द टेस्टिस इन द फीटस स्टेज। ठीक है, एक ये एग्जांपल है। आप होलैंड्रिक का अगर पूछें वो टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो। फिर आपका जैसे एक ये क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिजीज इन विच a single enzyme is not function, inheritance is sex linked, two parents without the disease cannot have a child with the disease, a transport protein does not work properly. बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया हमारा। फर्स्ट ऑप्शन। बाकी लोग भी बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट होगा, सेक्स लिंक्ड नहीं होगा क्योंकि ये हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। टू पेरेंट्स विदाउट अ डिजीज कैन नॉट हैव अ चाइल्ड विद डिजीज, ये गलत है। अगर हमारे दोनों पेरेंट कैरियर हैं, मान लो कि मान लो कि आपका जैसे फीमेल है वो आपका एक्स एक्स पी मान लेते हैं, अगर म्यूटेटेड के लिए एक्स पी एक्स है, और आपका जो मेल है दैट इज एक्स वाई। सो बोथ आर नॉर्मल पेरेंट्स, दोनों को डिजीज नहीं है। लेकिन जो आपका ऑफ स्प्रिंग होगा तो उसमें मेल्स के आपके चांसेस हैं कि वो डिजीज हो सकता है अगर एक्स पी वाई कंडीशन आती है, सो दैट मेल विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डज नॉट तो वन वर्क। क्वेश्चन। हाँ, तो वाई यहाँ पे कहने का तो कोई रीजन ही नहीं है। वाई से तो वाई तो सेक्स लिंक, आई मीन कि जिसमें जो मेल होंगे उनके अंदर वाई क्रोमोसोम है ना, एक्स वाई हाँ। क्रोमोसोम। हम्म। तो क्योंकि ये डिजीज तो सेक्स लिंक्ड है ही नहीं, तो फिर वाई क्रोमोसोम से यहाँ पे क्या लेना देना। अच्छा नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर हाँ है हाँ, ना। ऑटोसोमल, सॉरी, हाँ। तो मैं कुछ और सोच रहा था, सॉरी। तो फिलहाल मतलब आपका जैसे म्यूटेटेड और नॉर्मल है, म्यूटेटेड नॉर्मल है, सो चांसेस आर दैट कि दोनों म्यूटेटेड जीन भी आ सकते हैं आपके म्यूटेटेड एलिन्स। तो इसका सी ऑप्शन होगा आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन और है थोड़ा पेडिग्री टाइप। जैसे ये क्वेश्चन है, गीता is a paternal uncle with hemophilia B and X-linked recessive disease. Her risk of having a child with hemophilia B is best described as. ट्राई करो ये क्वेश्चन सब। सर हेमोफीलिया बी कैसा डिजीज था, एक बार बताओगे क्या ध्यान सेक्स से। लिंक्ड है आपका,
एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाँ, तो सी ऑप्शन है। बाकी लोग भी बताओ। सी ऑप्शन से 50% ऑफ मिल। सर सेकंड ऑप्शन, यस सर, बी ऑप्शन। सेकंड वाला। अच्छा, और कोई? और बाकी लोग बताओ, 4-5 आ गए मेरे को। इसका आपका होगा सी ऑप्शन होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, इसमें आपका बोला है पैटर्नल अंकल, अगर आपका हीमोफीलिया बी है, ठीक है। पैटर्नल मतलब फादर की साइड से, ठीक है। अगर फादर की साइड से अगर वो आ रहा है, तो आपकी जो गीता होगी, अगर वो हीमोफीलिया बी है उसको, तो उस पे एक्स वाला जो उसका जीन है, एक्स वाले पे उसका म्यूटेटेड होगा हीमोफीलिया वाला जीन। सो दैट वुड बी एक्स म्यूटेटेड वाई। तो उसका सर एक्स इट इज बी सर होगा इट इज नॉट इम्पोर्टेंट सर। सर वो तो अंकल की बात हो रही है ना, गीता के पापा की बात तो नहीं हो रही। इस गीता के पापा सुनो, बी होगा होगा इसका तो आंसर, सचिन बी होगा इसका आंसर। मैं दिखाता हूँ इसका क्यों होगा। मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। ये मैं आपको जैसे सॉल्यूशन देखो, हर रिस्क देखो ऑफ कैरियर। अंकल की बात है तो अंकल तो उसके ग्रैंडफादर तो उनके अंकल तो ओरिजिन तो सेम ही होंगे ना, तो ट्रांसफर तो हुआ होगा फादर से। अंकल वुड बी चाचा या ताऊ जी। अंकल की तो बात कर उस रहे हैं, अब दूर के रिश्तेदार की बात नहीं कर रहे। उनके हाँ सर, बच्चे तो जो ग्रैंडफादर तो उनके है ना, इसके इनके ग्रैंडफादर तो सेम है ना, तो कहीं ना कहीं से उनके भी तो एक जीन आए होंगे ना अंकल के अंदर, तो पापा के अंदर भी आया होगा। देख लो, मैं आपको बताता हूँ ऐसा। क्यों। देखो, अगर मान लो कि पैटर्न, मान लो कि जो गीता के दादाजी मान लो, ठीक है, जिनका बेटा अंकल है, ठीक है, उनपे, उनसे अगर ट्रांसफर होना है अंकल में, तो वाई उनपे आएगा। अब जो आपका एक्स क्रोमोसोम आएगा, वो तो मदर की, वो उस पे दादी से आएगा ना। अब दादी से एक्स आएगा, अगर उससे वाई आएगा, तो तभी तो आपके हीमोफीलिया बी होगा ना अंकल में। अंकल से आएगा तो सिमिलरली केस आपके उसमें भी आ सकता है फादर में, क्योंकि उनके तरफ से तो वाई क्रोमोसोम ही आना है। है सर, समझ नहीं आया। अरे देखो, दादा तो वाई क्रोमोसोम देंगे ना, दादा तो वाई क्रोमोसोम देंगे। हाँ। दादा हेमोफीलिया की, इज एक्स, हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड ना, एक्स लिंक्ड यस होता है ना ये। या यस। तो होता क्या कि अंकल से आएगा तुम्हारा वाई आएगा, ठीक है। अंकल हाँ से अगर वाई आएगा तो यहाँ से मेल चिल्ड्रन जितने भी होंगे उनको तो सफर होने का चांस ही नहीं, क्योंकि एक्स वो ले रहे हैं फीमेल से। तो फीमेल यहाँ पे फीमेल का नहीं दे रखा कि वो हीमोफीलिया से सफर है। तो आई थिंक यहाँ पे तो कोई भी मेल जो बच्चा होगा वहां पे वो सफर नहीं होगा, हेमोफीलिया उसको नहीं होगा, हेमोफीलिया उसको सर, नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है सर। ना तो ग्रैंड मदर का इन्फॉर्मेशन दे रखा है और ना गीता के पापा का। तो हम ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते ना। मतलब अगर ग्रैंड मदर हमें बता रखा होता हीमोफिलिक है, तो इसका मतलब उसके पास से डिजीज्ड वाला जीन ही जाएगा, चाहे वो उसके पापा में जाए चाहे वो अंकल में जाए। बट अगर ग्रैंड मदर कैरियर हुई, तो जरूरी नहीं है कि गीता के पापा के पास भी मतलब डिजीज्ड वाला जीन चला अच्छा ये जाए, बताओ, उससे बस गीता का, नाम आ गीता का सकता है। चांस है ना कि गीता भी कैरियर हो सकती है। पर सर ये तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, तो एक्स क्रोमोसोम तो रिसेसिव हुआ ना। तो मान हाँ, लो अगर गीता हाँ तो अगर कैरियर तो हो हेटेरोजाइगस सकती है, है ना। कैरियर तो हो सकती है। वाई मतलब कि वाई पे कैरियर तो क्रोमोसोम आया तो होगा ही। अगर आपका मान लो एक्स म्यूटेटेड और नॉर्मल एक्स है, तो गीता कैरियर होगी। सर प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है, जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है उसकी दादी जो है, आई मीन की जो ग्रैंड मदर है उसकी सर, वो कैरियर होंगी या फिर अफेक्टेड होंगी। अगर कैरियर हुई तो उनके पास एक नॉर्मल एक्स भी होगा और एक अफेक्टेड एक्स भी होगा। इफ अफेक्टेड एक्स जाता है तो ही ग्रैंडफादर, सॉरी, उनके जो अंकल हैं वो अफेक्टेड है। चांसेस ये भी हैं कि दूसरे वाले यानी उसके पापा में हो सकता है नॉर्मल एक्स जीन भी चला जाए उनकी दादी से। तो ये भी चांसेस है कि उसके फादर नॉर्मल हो और अंकल अफेक्टेड हो। वही हाँ, तो आई एम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है इसमें, पता है मुझे। अगर इसमें 25% दिया होता ऑप्शन, तो आप वो कंसिडर कर सकते थे कि दोनों केस को मिला के आप उसको कंबाइन करके कर लेते।
सर इस ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या आंसर दिया है, फिर तो वही करके वो आए। जो मैंने पेपर देखा था उसमें आंसर तो नीचे मेंशन करा नहीं हुआ था, फिर भी मैं देखूंगा ये क्वेश्चन अगर मेरे को मिलता है नेट का आंसर। लेकिन आपको बता रहा हूँ इसमें जैसे क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, मैंने इसलिए डाला बस ये, ठीक है, कि आपको ये हाँ, पता क्रिस चले क्रॉस क्रिस तो क्रॉस होता है। पैटर्न होता है। हाँ, मदर से सन में मदर जाने से का या फिर ग्रैंड सन में मदर जाने से का आपके ऐसा। डॉटर में नहीं जाएगा, ग्रैंड हाँ, डॉटर में जा ग्रैंड सन सकता है, या फिर हाँ हाँ ग्रैंड ठीक है। डॉटर में। तो ये जैसे आपका एक अगर आपका कैरियर होता, हम्म, मान लो कि आपका एक्स एच एक्स है और एक्स वाई है, तो आपके फीमेल्स या तो कैरियर होंगे या तो नॉर्मल होंगे, लेकिन आपके मेल्स के चांसेस है कि वो हीमोफिलिक हो सकता है। हाँ वो चांसेस यस, वैलिड पॉइंट। 50-50% चांसेस है। वही तो मैं बोल रही थी ना कि अगर उनकी ग्रैंड मदर अफेक्टेड या देखो कैरियर है, आपका ये दोनों में से कुछ भी एक बताया होता तो। या सी होगा, सॉरी। क्योंकि जो यहाँ पे गीता के अंकल है उनसे अगर मान के चलो गीता को लिंक्ड होता है एक्स आते हैं, और एक्स से फिर गीता अगर रिसेसिव है तो फिर वो अपनी मेल चाइल्ड को एक्स ट्रांसफर करते हैं, दैट इज 50% चांस टू गेट सर तो ये पेडिग्री तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम जेनेटिक मेकअप के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो नहीं ये हो रहा है। नहीं होगा वो कुछ नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक नहीं में नहीं क्रिस डाला तो नहीं, पेडिग्री में ना ऐसा पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है कि ये अफेक्टेड भी हो सकते हैं या फिर ये कैरियर भी हो सकते हैं। ऐसे ही हाँ तो वो पेडिग्री मैं में कह रहा हूँ आई अगर थिंक ऑप्शन क्वेश्चन होता लेके आपके 25% ऑप्शन दिया होता तो मैं करता भी, पर इन्होंने जो ऑप्शन दिए मैं उसमें से बता रहा हूँ ना आपको। ओके ओके। देखो नियर 100% तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, हम्म। ठीक है। और गीता आपकी इसमें वो तो चलो। हो ही नहीं सकती, गीता आप जो भी मान लो, गीता आपकी एक्स दोनों के लिए म्यूटेटेड नहीं हो सकती, दोनों एक्स म्यूटेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया में क्या होता है, जो फीमेल आपकी होती है वो अर्ली स्टेज पे डाई कर जाती है अगर आपकी डोमिनेंट होगी। और डिजीज्ड होगी तो हाँ मतलब कि दोनों आपके रिसेसिव हैं जी, डोमिनेंट फॉर द डिजीज मतलब वैसे। ठीक है, मैं देख लूंगा इसका ऑफिशियल आंसर कि मैं क्या आंसर एक बार बता दूंगा मैं ग्रुप पे। हाँ सर, क्योंकि ऑफिशियल वाले ही मतलब वो हमेशा वही सही करते हैं, चाहे वो गलत भी हो तो भी उसी के ही मार्क्स मिलते हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने पैटर्नल अंकल दिया है, तो इस मारे ये लोग गीता को कैरियर बना रहे होंगे, गीता कैरियर ही है ना, ठीक है। क्योंकि अब पॉसिबिलिटी देखने जाओ तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो जाती है, पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट रहना पड़ता है हाँ। क्वेश्चन में। अगर ऐसे पॉसिबिलिटी जाएंगे तो ऐसे तो कभी हम बोलेंगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, कई ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे, तो जो ऑप्शन है उसमें से देखना पड़ेगा ना आपको। 50% फॉर ऑल चिल्ड्रन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सर ए और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी भी तो नहीं हो सकता, गीता आपकी कैरियर भी तो हो बी, सकती है। हाँ वही सर अगर बी पॉसिबल नहीं सर, बी सर पॉसिबल है। पॉसिबल इस वजह से है ना कि हो सकता है गीता के फादर अफेक्टेड नहीं हो, हाँ क्योंकि वो ये हो भी तो सकता है। पॉसिबिलिटी है ना कि गीता की ग्रैंड मदर कैरियर हो। क्योंकि सर पॉसिबिलिटी नहीं, ये तो श्योर है, क्योंकि आप ही बताओ ना कि कोई भी फीमेल सरवाइव नहीं करती जो हीमोफिलिक हो, क्योंकि हाँ हीमोफिलिक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होता है। नहीं तो अगर कैरियर हुई गीता, सर गीता 1 कैरियर हुई तो सेकेंड सर लेट मी क्लियर। मेरे कहने का मतलब है, आपने ये बताया ना कि अच्छा ऐसा पॉसिबल है कि फीमेल सरवाइव करती है हेमोफिलिक एकदम डिजीज वाली नहीं। नहीं करती ना, इसका मतलब ये सर डेफिनेटली है कि गीता की ग्रैंड मदर जो है वो कैरियर है, हाँ और गीता की ग्रैंड मदर कैरियर है जिसकी वजह से अंकल इनके अफेक्टेड हैं। पॉसिबिलिटी सर फिर ये भी है कि उसके फादर जो है वो अनअफेक्टेड हो, हाँ हो सकता है। बिकॉज हाँ ग्रैंड मदर के पास सर एक्स हीमोग्लोबिन वाले हैं और दूसरा एक्स नॉर्मल एक्स है ना। तो एक तो हम्म, अंकल के पास चला गया, तो दूसरा पॉसिबिलिटी है नॉर्मल एक्स फादर के पास गया होगा इसके। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं होता। देखो ऐसा नहीं है सर कि आपने चांसेस एक तो है अगर, ना। हाँ चांसेस है, ये जरूरी नहीं होता कि अगर एक एक्स वहां गया तो दूसरे वाले में दूसरा ही जाएगा। हाँ हाँ तो डिजीज चांसेस के तो है ना सर, तो साथ। सर बी भी चांसेस है, पॉसिबल है फिर। और पर यहाँ सर पे भी मदर मदर का देखना भी नहीं दे पड़ेगा रखा मुझे ना। ये क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इन्होंने जो गीता, मेरे को नहीं पता, क्योंकि अगर ये बोल रहे रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, देखना पड़ेगा मेरे को आंसर की में क्या दे रखा है, क्योंकि मैंने पेपर में देखा तो उसमें तो मेंशन था नहीं। बाकी मैं क्वेश्चन डाल के देख लूंगा क्या है इसका आंसर। हाँ सर, सर आप बाद में देख के बता देना, कोई हाँ बात नहीं। तो बता दूं। यहाँ पे गीता एज ए कैरियर हो रही है ना, एज ए कैरियर वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा, बट हाँ इट नहीं इज ए वो चांस मैं कि समझ रहा हूँ, गीता अगर नॉर्मल हो वो भी एक हाँ। ऑप्शन हो सकता है, पर मैं देखूंगा कि वो क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन्होंने।
ठीक है मैं तो बस ये थोड़ा बहुत क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको बताने के लिए ये वाला क्वेश्चन डाल दिया था कि क्रिस क्रॉस हाँ सर, बट वो क्रिस क्रॉस पैटर्न वाला पॉइंट एकदम वैलिड है। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो ही सही होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन ही होगा फिर इसका। देखते हैं। अब आप ऐसे बोलोगे कि चलो अगर फीमेल अगर म्यूटेटेड नहीं है, मान लो कि गीता का पति अगर हुआ हीमोफिलिक, तो आप वो एग्जांपल ले लोगे, ऐसा थोड़ी ना नहीं सर, हीमोफिलिक आप जो बोलोगे। जो बो सर लेकिन जो बोल नहीं रखा उसको तो हम एज्यूम कर ही नहीं सकते ना, कि जितना क्वेश्चन में दे रखा है उसी के बेसिस पे हम ऐसा सोच सकते हैं ना। और सर उसके पति से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां देखो से तो अगर वाइड। आप कह रहे हो कि कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, तो अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की बात हो रही है तो फिर एक क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर तो, अगर गीता सर कैरियर भी नहीं हुई तो। एजम्पशन नहीं सर, एजम्पशन ये नहीं, आई मीन जो जितना क्वेश्चन में दे रखा है उसके बेसिस पे ही हम एज्यूम कर सकते हैं। जिसके बारे में बता ही नहीं रखा उसको तो नॉर्मली लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके देख के हस्बैंड के बताता हूँ बारे में इसका कुछ क्या भी है। नहीं बता रखा ना। हाँ ठीक है, मैं देख के हम्म। बताता हूँ इसका क्या है आंसर। आगे ठीक है, क्या लग रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद थोड़े बहुत आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे एक आता है प्लाज्मिड आ गया। तो सोप के प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपके प्रेजेंट होंगे। अब प्लाज्मिड भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कि जो आपका यूजफुल रहेगा आपके बैक्टीरिया के लिए, सो जैसे कि उसमें आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कंटेनिंग प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, और एक होता है आपका क्रिप्टिक प्लाज्मिड। क्रिप्टिक प्लाज्मिड होता है इसमें जो आपके प्लाज्मिड जो आपका जीन, इसमें जो जीन कैरी कर रहा है, दैट इज नॉट यूजफुल टू द बैक्टीरिया। सिंपल, द प्लाज्मिड्स विच आर नॉट यूजफुल टू द बैक्टीरिया नोन एज क्रिप्टिक। नॉट यूजफुल, या फिर कह लो कि हमें इसके बारे में पता नहीं। ठीक है, क्योंकि मे बी अगर प्रेजेंट है तो कोई ना कोई फंक्शन करता होगा, लेकिन अभी नोन नहीं है, सो इसको क्रिप्टिक हम कह दिया है। ठीक है, फिर आपके प्लाज्मिड्स के टाइप आ जाते हैं। एफ प्लाज्मिड हो गया, फिर आपका आर प्लाज्मिड हो गया, कोल प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, आर प्लाज्मिड आपका क्या होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके नेचुरल प्लाज्मिड्स हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड आपका फर्टिलिटी वाला हो गया, कॉल वाला हो गया आपका दिस इज इन्वॉल्व इन कॉलिसिनोजेनिक, आपके कॉलिसिन्स होते हैं उसको रिलीज करता है। सो ये दूसरे जो आसपास के बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। कॉल प्लाज्मिड से जो कॉलिसिन रिमूव सेक्रेट होते हैं, कॉलिसिन कह लो या तो इसे बैक्टीरियोसिन कह लो। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि आपका एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, एंड दिस कैन बी डेंजरस टू द अदर बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आपके आते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th-12th में PVR-322 और PUC-18। इनकी नेमिंग आपको पता है ना? पी से प्लाज्मिड है, बी से बोलिवियर एंड रोड्रिगेज, 322 ये स्ट्रेन नंबर होता है जिसको लैब में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। PUC आपका होगा पी फॉर प्लाज्मिड, यूसी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का था, हाँ। और 18 आपका सीरियल नंबर होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब आपका प्लाज्मिड हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है एक। ठीक है, एक आपका इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, और फिर आपका होता है सिलेक्शन मार्कर्स होते हैं, क्लोनिंग साइट्स होती है। और जो आपके ज्यादातर प्लाज्मिड होते हैं, दिस कैन ईदर हैव अ लो कॉपी नंबर और हाई कॉपी नंबर। अब कॉपी नंबर की बात हम करते हैं, तो कॉपी नंबर का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। मतलब बैक्टीरियल सेल मतलब कि कितना रेप्लिकेट करता है, कितनी फास्ट रेप्लिकेट करता है वो आपका प्लाज्मिड। सो ट्रांसफर में आपके जितने ज़्यादा हाई कॉपी नंबर होगा, ट्रांसफर में उतना ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो आपके। सो जैसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करते हैं, इसको ओरी साइट कहते हैं प्लाज्मिड में। सो दिस इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस जो आपके रेप्लिकेशन इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो आपकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। सिमिलर जो नॉर्मल हमारे उसमें होता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होता है। और सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए, जैसे कि हम बात करते हैं PBR-322, इसमें दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का होता है, एक होता है आपका एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन। सो these selectable markers are used for
आइडेंटिफाइंग द डिफरेंशिएटिंग द ट्रांसफॉर्म सेल्स फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। ठीक है, कि एम्पिसिलिन के ट्रीटमेंट करा, उसमें जो सर्वाइव करा, सो दैट इज द ट्रांसफॉर्म सेल, बिकॉज अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अगर आया उसमें, so that would be translated and ampicillin resistant gene would be present, so that would be able to survive। फिर आपका क्लोनिंग साइट होता है। क्लोनिंग साइट आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूजफुल होता है, जैसे कि इसमें डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपका PBR322S में इको R1 साइट होगी, जैसे HIND3 साइट हो गई, मल्टीपल साइट्स होती हैं जिस पे आप प्लाज्मिड को क्लीव करते हो, फिर वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हो। सो प्लाज्मिड्स आर यूज्ड फॉर दैट, act as a vector for the gene transfer। ठीक है, फिर आपका इसमें TI प्लाज्मिड आता है, ये आपका टिश्यू कल्चर जब आप पढ़ोगे उसमें इन्वॉल्व होता है। सो TI प्लाज्मिड आपका ये आपका उसमें प्रेजेंट होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, so this is involved in the crown gall disease, TI plasmid जो आपका होता है। so this is plant genetic engineer, मोस्टली यूज जो प्लांट्स में करते हैं, जो हम एनिमल्स में करते हैं उसमें हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये TI प्लाज्मिड डिटेल में ज़्यादा पढ़ सकते हो, पर ठीक है, देखता हूँ मैं इसको एनिमल जब सेल कल्चर बताऊंगा ना तो आपको उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा TI प्लाज्मिड। सर एक चीज ठीक है। बता देना प्लीज। हम्म। सर एक चीज बता देना सर, एक ही बैक्टीरिया में सारे टाइप के प्लाज्मिड होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं? देखो, जैसे आपका मान लो कि ये तो आपके आर्टिफिशियल है, जैसे PBR322 POC18 है, तो लैब में हमने डिजाइन करे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका F प्लाज्मिड है, F प्लाज्मिड आपका किस में इन्वॉल्व होता है? फर्टिलिटी में। F प्लाज्मिड आपका सेक्स पिलाई फॉर्मेशन करता है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, R प्लाज्मिड ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है और दूसरा प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा, एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, ओके। ऐसा कुछ सर नहीं कि अगर क्रिप्टिक प्लाज्मिड एक बार और बता दोगे क्या? क्रिप्टिक प्लाज्मिड आपके हैं जो प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया के किसी यूज के नहीं है, उसको हम क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड्स विच डू नॉट कॉन्फर एनी यूजफुल ट्रेट, मतलब कोई ना कोई ट्रेट करते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं कि जो बैक्टीरिया के सर्वाइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई ट्रेट नहीं करते। सो दोज आर नोन एज क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स। करते होंगे, जैसे मान लो कि कोई अगर फंक्शन उन्होंने करा तो ठीक है, अगर बैक्टीरिया नहीं भी करेगा वो परफॉर्म तो भी उसका चल जाएगा काम, ऐसी बात है। ठीक है, और कुछ इसमें से? नो सर, हो गया, थैंक यू। थैंक यू क्या, अभी जाना है, अभी और पढ़ना है, थैंक यू क्या। ठीक है, तो फिर ये 3 टर्म्स आती हैं, आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत बेसिक है। कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर आपका ट्रांसडक्शन हो गया। कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा होगा F फर्टिलिटी फैक्टर होता है, F प्लाज्मिड के थ्रू आपका ट्रांसफर होता है। सो जो आपका जिसमें आपका F प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो आपका F पॉजिटिव सेल होगा, या तो उसको आप मेल सेल कह लोगे या तो उसको डोनर सेल कह लोगे। जिसमें आपका F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज द फीमेल सेल और द एक्सेप्टर। ठीक है, रिसिपिएंट F माइनस और द रिसिपिएंट सेल। सो सेक्स जो आपका F प्लाज्मिड होता है, जो आपका पॉजिटिव सेल्स है फॉर द F प्लाज्मिड, दैट फॉर्म्स द पिलाई दैट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन। अब आपके जो कॉन्जुगेशन होता है वो भी 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है स्टेराइल मेल मेथड, एक होता है आपका फर्टाइल मेल मेथड। ठीक है, स्टेराइल मेल मेथड में क्या होता है, जो आपका प्लाज्मिड है दैट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। ठीक है, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन सेपरेट हो रही है, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन हुई, सेक्स पिलाई से दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हुई, प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपका फर्टाइल मेल मेथड होता है उसमें क्या होता है, आपका प्लाज्मिड होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है, जो आपका न्यूक्लियोइड है उसमें इंटीग्रेटेड होगा, सो दैट इज नोन एज द एपिजोम। ठीक है, तो जब आपका और इसको जो जिसमें आपका इंटीग्रेटेड होता है दैट इज नोन एज द HFR स्ट्रिंग। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इसमें रिकॉम्बिनेशन की
जो आपका एफ प्लाज्मिड की सिंथेसिस होती है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू इन द केस ऑफ द स्टेराइल मिल मेथड। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी अब एफ प्लाज्मिड से ट्रांसफर होगा, थोड़ा बहुत होस्ट क्रोमोसोम भी जाता है जब आपका मेल मेथड में होता है विद द प्लाज्मिड, सो आपका रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। आपके जो एफ पॉजिटिव सेल है उससे आपके एफ नेगेटिव सेल में एफ पॉजिटिव सेल का थोड़ा होस्ट क्रोमोसोम का पार्ट भी जाता है अलॉन्ग विद द प्लाज्मिड, जो आपका इंटीग्रेटेड है होस्ट क्रोमोसोम में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ग्रिफिथ ने जो करा था एक्सपेरिमेंट आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन हीट केज वाला, वो एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेना। सो दिस जेनेटिक ऑल्टरेशन ऑफ सेल बाय एक्सोजीनियस जेनेटिक अपटेक फ्रॉम सराउंडिंग। तो जो उसमें आपके ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें आपने का हीट गेड आर स्ट्रेन लिया था और लिविंग आपका एस स्ट्रेन लिया, तो उसने देखा था कि जो आपका एस स्ट्रेन है दैट इज कन्वर्टेड टू द आर स्ट्रेन। तो आपके जो हीट गेड आपका आर स्ट्रेन था उसका डीएनए जो आप इसका आपका एक्सोजीनस जेनेटिक अपटेक की बात करें ना, तो एक्सोजीनस सराउंडिंग्स में से उन्होंने जो आर स्ट्रेन का डीएनए था वो अपटेक कर रहा था, तो दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द आर स्ट्रेन, द एस स्ट्रेन कन्वर्टेड टू द आर स्ट्रेन, बिकॉज जो आपका आर स्ट्रेन में जीन प्रेजेंट होता है दैट इनकोड्स फॉर द कैप्सिड, कैप्सिड नहीं कैप्सूल दैट इज इन्वॉल्वड इन द विरुलेंस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रांसडक्शन आपका होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय वायरस। इसमें हम जब ये यूज आता है जब आपका बैक्टीरियोफाज की बात करें, आप लैम्डाफाज की बात करें, उसमें आपका यूजफुल होता है। ठीक है, बहुत बेसिक टर्म्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेना आप ऊपर से। हाँ, फिर आपका आता है ट्रांसपोजॉन। ठीक है, किसी को पता है ट्रांसपोजॉन के बारे में पढ़ा है पहले? Yes, Yes, sir. Barbara McClintock, she discovered in maize. मेज प्लांट में कलर वेरिएशन था उसके सीड जो कर्नल कलर में। सो आपका इसमें ये जंपिंग जीन्स होते हैं दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। सो ये आपके जो जंपिंग जीन्स होते हैं ना, ये आपके कोडिंग रीजन नहीं होते हैं जो आपके ट्रांसपोजॉन्स होते हैं। जनरली आपका कोडिंग नहीं होते हैं, कुछ केसेस में होते हैं जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में अगर हेल्प कर रहे हैं। सो पहले इनको कहते थे जंग डीएनए कहते थे, जब बोलते थे कि नॉन कोडिंग आरएनए ऐसे ही पड़े रहते हैं और नॉन कोडिंग डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल में, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन के इसके डिफरेंट टाइप हैं, इसको जैसे हम 3 टाइप्स में कर सकते हैं, वायरल, नॉन वायरल, बैक्टीरियल। 2 टाइप और होते हैं, क्लास 1 ट्रांसपोजॉन्स, क्लास 2 ट्रांसपोजॉन्स होते हैं। सो जो आपके क्लास 1 ट्रांसपोजॉन्स होते हैं इसमें क्या होता है, कॉपी पेस्ट मेथड होता है। कॉपी पेस्ट जो कि रेप्लिकेटिव कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट क्या होता है। फिर आपका जो वायरल, ये आपके 3 टाइप्स वाला जो क्लासिफिकेशन है, इसमें आपका वायरल होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके ट्रांसपोजॉन्स होते हैं दैट आर फ्लैंक्ड बाय द एलटीआर एलिमेंट्स। एलटीआर होते हैं आपके लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। ठीक है, ये आपके रेक्ट्रोवायरस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेक्ट्रोवायरल मेथड होता है ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम ये भी कहते हैं आपका रेप्लिकेटिव मेथड होता है, इसको रेक्ट्रोवायरल मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और नॉन वायरल होता है, ये आपका होता है जनरली हायर यूकेरियोट्स प्लांट्स की बात नहीं करेंगे इसमें, जैसे कि हम मैमल्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमंस में मोस्टली आपका नॉन वायरल मेथड ऑफ ट्रांसपोजॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका बैक्टीरियल होता है, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। फिर आपके मेज में भी प्रेजेंट होता है, ये ड्रोसोफिला में भी होता है। ठीक है, और फिर रेप्लिकेटिव, नॉन रेप्लिकेटिव आपको बताता हूँ, ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस ट्रांसपोजॉन्स होते हैं दैट डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल जीन फॉर देयर ट्रांसपोजिशन, मतलब कि जो वहां से निकलेगा अपने आप ही चला जाएगा वो। लेकिन जो नॉन ऑटोनोमस होते हैं दैट रिक्वायर हेल्प फ्रॉम अदर जीन फॉर देयर ट्रांसफर। तो मान लो कि आपका जो ट्रांसपोजोन वाला रीजन है उसको कट करना है, खुद हो जाए, खुद कट कर देगा। जो आपका ट्रांसपोजेज होता है एंजाइम दैट इज इन्वॉल्वड इन द ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो अगर
सिर्फ ट्रांसपोजेज आपका ऐड करके डायरेक्टली कर सकता है, तो वो आपका ऑटोनोमस में आ जाएगा। नॉन ऑटोनोमस में अगर मान लो कि उसको कोई और जीन का प्रोडक्ट चाहिए ताकि वहाँ पे ट्रांसपोजेज एक्ट कर पाए, सो दैट विल कम अंडर नॉन ऑटोनोमस। फिर आपका आता है कॉम्पोजिट ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, नॉन कॉम्पोजिट ट्रांसपोजॉन्स होते हैं। दीज आर बेसिकली कि कौन सा रीजन फ्लैंक कर रहे हैं। बैक्टीरिया के केसेस में बात करते हैं, कॉम्पोजिट ट्रांसपोजॉन होते हैं जो आपका आईएस आईएस से फ्लैंक होते हैं। सो दीज आर आईएस होती है आपकी इंटरस्पेस्ड सीक्वेंसेस, ठीक है। आईएस छोटे रीजन होते हैं बैक्टीरिया में, इसका बहुत ज़्यादा कुछ इतना है नहीं कि फंक्शन क्या है। आईएस रीजन होता है आपके कॉम्पोजिट में, आईएस सीक्वेंसेस फ्लैंकिंग पे, और नॉन कॉम्पोजिट में होता है आपका आईटीआर, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स। ये आपसे ज़्यादा पूछेंगे नहीं शायद। वायरल में आपके लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके नॉन वायरल में आपका नॉन एलटीआर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम यूटीआर भी कहते हैं। यूटीआर आप लोगों ने सुना होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन इन द यूकैरियोटिक जीनोम में होता है, ठीक है। यस 5 सर। प्राइम यूटीआर होता है, 3 प्राइम यूटीआर होता है। बैक्टीरियल में आपके आईएस रिपीट्स होगा और आईटीआर से फ्लैंक, जो कि कॉम्पोजिट और नॉन कॉम्पोजिट में होता है, ठीक है। फिर आपका ये रेप्लिकेशन का बताता हूँ मैं। इसमें ये पहला वाला आपका है नॉन रेप्लिकेटिव, इसको हम कहते हैं कट एंड पेस्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपके डीएनए में एक ट्रांसपोजोन प्रेजेंट है, आपका यहाँ पे ट्रांसपोजेज आके एक्ट करेगा। ट्रांसपोजेज के दो फंक्शन होते हैं, इट एक्ट्स एज एन एंडोन्यूक्लियस आल्सो एंड एज अ लाइगेज आल्सो। सो ट्रांसपोजेज यहाँ पे एक्ट करेगा, एंडोन्यूक्लियस क्लीव करेगा, ये आपका ट्रांसपोजिशन वाला रीजन, ये ट्रांसपोजोन आपका निकालेगा यहाँ से, यहाँ पे आके जो आपकी साइट ऑफ जहाँ पे इंसर्ट करना है इसको, वहाँ पे आके पहले एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन, फिर लाइगेज करेगा, तो आपका यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जंपिंग जीन्स का फंक्शन ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, सेम क्रोमोजोम में, सेम क्रोमोजोम की एक ही साइड पे हो रहा है या तो दूसरे क्रोमोजोम पे हो रहा है, ठीक है। और फिर आपका होता है दूसरा रेप्लिकेटिव। रेप्लिकेटिव को कॉपी पेस्ट कहते हैं। इसमें डायरेक्टली आपका ये नहीं होता कि यहाँ से निकाला और सीधा यहाँ पे डाल दिया। ये जो आपका है, ये पहले आपका आरएनए बनाएगा, ठीक है। ये जो आपका जीन है, ये आपका पहले एमआरएनए इनकोड करेगा, आरएनए इनकोड करेगा, फिर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्ट करेगा, सिमिलर टू दैट जो आपका वायरस में होता है। इसी वजह से हम इसको रेट्रोवायरल मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं, रेट्रोवायरल मेथड फॉर ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्ट करेगा, यहाँ से आपका कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए बनाएगा। अब ये आपका सीडीएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजेज एंजाइम यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा, इंसर्ट कर देगा लाइगेज से हमारे। सो आपके यहाँ से, यहाँ पे तो है ही, यहाँ से गायब नहीं हुआ क्योंकि इसने कोड इनकोड करा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। हाँ, और ये आपके जो ट्रांसपोजोन होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया में क्या, मान लो कि जैसे आईएस एलिमेंट्स आपके बताए थे ना, आईएस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आईएस रिपीट्स आपके फ्लैंक पे प्रेजेंट है, वो आपका एक जीन जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लो कि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, तो आपका ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, सो उसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगी। सो इसको, ये आपके हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का एक ट्रांसपोजोन जिसमें इन्वॉल्व होता है। वर्टिकल जीन ट्रांसफर जब बात करते हैं तो वो स्पीशिएशन में आ जाता है, कि एवोल्यूशन में आ जाता है। आपका वर्टिकल जीन ट्रांसफर की बात करेंगे कि अगर कोई आपके जो प्रो एंसेस्टर्स थे उनमें कोई जीन प्रेजेंट था या नहीं था, प्रेजेंट था, तो आप में आया इन द ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। लेकिन जो हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज, कि एक स्पीशीज में कोई ट्रेट है और वो दूसरे स्पीशीज में अगर ट्रांसफर होता है तो वो कैसे होता है। सो ट्रांसपोजोन्स आर वन टाइप ऑफ दैट। फिर इसमें आपका प्लाज्मिड्स भी आ जाते हैं। फिर और जो प्रोकैरियोट्स में आपका ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का हो गया। फिर आपका जो हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में क्या करते हैं कि यूकैरियोट्स में आपका वेरिएशंस लाता है ये, मतलब कि लुक्स वगैरह में वेरिएशन आ गए, या फिर कोई ट्रेट आ गया, उसमें आपका इन्वॉल्व होता है ये आपका ट्रांसपोजोन्स, ठीक है।
यस सर। ठीक है, फिर एक आपका एसओएस रिपेयर का मैंने देखा था, एक आध क्वेश्चन दिखा था मेरे को, तो एक बार ही बता देता हूँ आपको एसओएस रिपेयर का। ठीक है, मान लो अगर आपका यूवी डैमेज, यूवी रेस से डैमेज होता है, तो आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स होते हैं। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स पे यूवी रेडिएशन में म्यूटेशंस में मैंने बताया था कि टी डाइमर फॉर्मेशन हो सकती है, दैट इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन दैट स्टॉल्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो मान लो कि अगर थोड़ी बहुत यूवी रेडिएशन से डैमेज हुआ, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, वो फोटोलाइज एंजाइम होता है दैट जो आपका करेक्ट कर देगा। ठीक है, फोटो रिएक्टिवेशन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, मतलब फोटो रिएक्टिवेशन, फोटोलाइज एंजाइम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अटैक्स। सो आपका नॉर्मल उसको ठीक कर देगा आपका डीएनए को। मान लो कि आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया यूवी से, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका एसओएस ओपेरॉन फंक्शन करता है। ये आपका एसओएस ओपेरॉन बताया मैंने। सो एसओएस ओपेरॉन में आपके दो प्रोटीन्स होते हैं, एक आपका होता है लेक्स ए प्रोटीन होता है, एक आपका होता है रेक ए प्रोटीन होता है। अब लेक्स ए प्रोटीन क्या होता है, ये आपका रिप्रेसिबल होता है, ये रिप्रेस करेगा आपके ओपेरॉन को, मतलब कि आपके एसओएस ओपेरॉन को ये स्विच ऑफ कर देगा। रेक ए ओपेरॉन, रेक ए प्रोटीन है, ये आपका इंड्यूसर होता है एसओएस ओपेरॉन का। तो मान लो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो आपका ये लेक्स ए प्रोटीन यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन करता है ऑपरेटर रीजन में, तो आपका ये आरएनए पॉलीमरेज रन नहीं होगा, तो इन जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपका यूवीआर ए है, यूएमयू सी, यूएमयू डी, तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। अब मान लो कि ये नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे लेग से बाइंड है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। अब मान लो कि डीएनए डैमेज हुआ है, डीएनए डैमेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज ड्यू टू यूवी रेडिएशन। ठीक है, अब डीएनए डैमेज होगा तो ये आपका रेक ए प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट कर देता है। अब आपका जो रेक ए प्रोटीन है वो इस साइड पे जाएगा और लेक्स ए की जो डाइमर है इसकी ऑटो कैटेलिटिक क्लीवेज कर देगा। सो आपका लेक्स ए प्रोटीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर पाएगा एंड इट लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दी स्ट्रक्चरल जीन्स। अब जो आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं UVRA that encodes for the UVR ABC, UVRA, UVRB, UVRC. So these enzymes, these proteins are involved in the nucleotide excision repair. ये मैंने आपको बताया था जब मैंने न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर एक्सप्लेन करा था। ठीक है, फिर आपका UMUC होता है, UMUD होता है। These are involved in DNA polymerase translesion। ठीक है, मान लो कि अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता तो आपका ये एसओएस रिपेयर के थ्रू ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, दिए फॉर्म द डीएनए पॉलीमरेज 5। ठीक है, दैट लीड्स टू द डीएनए पॉलीमरेज ट्रांसलेशन। अब एसओएस रिपेयर में एक चीज होती है कि इसमें आपके जो गलत बेस हैं वो बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है, मतलब कि बाकी आप अगर रिपेयर मैकेनिज्म से देखोगे उनमें जो आपका चांसेस ऑफ एरर है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू एसओएस। इसी वजह से कहते हैं कि यूवी रेज जो होती है हमारी हार्मफुल होती हैं। यूवी रेज डैमेज तो कर देगी, मान लो कि इन्होंने ये सब मैकेनिज्म चल भी गए, सारे आपका डीएनए रिपेयर हो गया, लेकिन गलत इनकॉर्पोरेशन होगी तो दैट लीड्स टू आपकी म्यूटेशंस होती हैं। इसी वजह से आपकी म्यूटेशन ज़्यादा होती हैं यूवी रेज के थ्रू, इसलिए आपको प्रोटेक्टिव यूवी रेज बी, यूवीबी से आपको ज़्यादा डैमेज होता है। यही है बस एसओएस रिपेयर में आपका इतना ही। UVRA, UVM, UMUC, रैक ए का मैं देख लूंगा, रैक ए का एक आध क्वेश्चन था पर मैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और उसका हॉलीडे जंक्शन का। बाकी मैं आपको नोट्स भेजूंगा, अगर उसके एक आध टॉपिक का मैं नोट्स और भेज दूंगा, इससे अलावा नोट्स में आपको शाम तक भेज दूंगा। तो ये आपका जो मोल बायो और जेनेटिक्स है वो यहाँ पे खत्म होता है। कोई और टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि बताना है, मैंने भूल गया हूँ बताना, तो बता दो आप। तो मैं आज से ही ज्वाइन की हूँ, तो इसलिए आप जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हो ना उसका भी नोट्स एक बार सेंड कर दोगे क्या ग्रुप में?
हाँ कर दूंगा मैं। मूल बायो के मैंने एक करे हैं, मैं वो रीसेंड कर दूंगा ग्रुप पे, और जो लास्ट 2 क्लास के हैं वो मैंने अभी मतलब आज के और पिछली क्लास के वो आज मैं भेज दूंगा दोनों के साथ में। सर वो जो कल सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी और वगैरह पढ़ाए गए थे तो उसका यूट्यूब लिंक नहीं आया अभी तक, मतलब मैं मिस कर गया था गलती से, मतलब आ गया था अच्छा गलती वो मैं बात कर लूंगा यूट्यूब लिंक के लिए जल्दी से बनाने को, तो बोल दूंगा मैं। बनाया नहीं है शायद उन्होंने। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दियो कि